कमर गर्दन सीधे करके बैठे। ओ दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रख के गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प। हम संकल्प करते हैं आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प शक्ति गूढ़ है, अभेद है, पवित्र है। हम अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल। दोनों हाथ को रब करके उसके गर्माहट को अपने आंखों और पूरे चेहरे पर प्रणाम। नहीं, सबको प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम। इसी के साथ आज की क्लास चालू करते हैं। कल हमने थायराइड के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग कर दी थी कि हृदय रोग क्या होते हैं और क्यों होते हैं, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। बाकी का आगे हम स्टार्ट करते हैं। रियूमेटिक बुखार, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियां। और प्रतिभा जी, आपका काम आ गया था मेरे पास, ठीक है? आपका काम 4 तारीख को कुछ क्वेश्चन मिला था क्या? नहीं, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं नहीं नहीं, अब आज दूंगी मैं क्वेश्चन, ठीक है? नेट के प्रॉब्लम में क्लास नहीं कर पा रही थी, नेट का प्रॉब्लम था ना। मैं कोई बात नहीं, अब आप वीडियोस देख लीजिएगा, जो रह गया है ना उसकी वीडियो देख लीजिएगा आप, ठीक है? 5 तारीख का तो मुझे मिल गया है, मैं देख चुकी, लेकिन 4 तारीख का मुझे नहीं मिला है। 4 तारीख का वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सर से बोल देंगे ना, सर को आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, सर भिजवा देंगे, ठीक है? लिंक दे देंगे आपको, ठीक है ना? रियूमेटिक बुखार, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियां, ये सारी चीजें क्या क्या हैं? ये तीनों अलग हैं और ये क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं, क्या क्या इनका मेन वो है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जराजनी बुखार से जोड़ों और दिल के वाल्व पर असर पड़ता है। यह गंभीर बीमारी भारत में काफी होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल जाने वाली उम्र में होती है और इससे हमेशा के लिए अपंगता हो जाती है। जो रूमेटॉइड बुखार है उससे हमेशा के लिए अपंगता भी हो जाती है। सौभाग्य से हम शुरुआती अवस्था में इसे आसान से इलाज से रोक सकते हैं। अगर रहन सहन के हालात बेहतर होंगे तो इसके मामले कम होते जाएंगे। कम होते जाएंगे। उच्च रक्तचाप भी एक आम बीमारी है और इसके होने से दिल की कई तरीके की तकलीफें हो जाती हैं। एक और समस्या है परिमंडलीय धमनी अवरोध होना, जिसे हम दिल का दौरा पड़ना कहते हैं। कि किस कंडीशन में दिल का दौरा पड़ता है और वो भी किस तरीके से होता है, क्या है, ठीक है? बचाव उपयुक्त रास्ता है। सबसे ज्यादा मेन चीज है कि इन सब चीजों से बचाव करना। तो बचाव किस तरीके से करना? अपने आप को हेल्दी रखे, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखे, अपनी बॉडी की हर एक एक्टिविटी पे, हर एक चीज पे नजर रखे कि हमारी बॉडी कैसे चल रही है, क्या काम कर रही है, क्या सिग्नल्स मेरी बॉडी दे रही है। क्योंकि हमेशा जब भी कोई बीमारी हमें होती है तो हमारी बॉडी नेचुरली हमको एक सिग्नल देती है कि हाँ, अब यहाँ पे आप अवेयर हो जाओ। ये एक साइन है आपके लिए कि भाई आपकी बॉडी परेशान है, बीमारी में है, या कहीं कुछ चीज ऑकर हो रही है। तो वो हमेशा में साइन और सिम्टम्स देती है। हमें जरूरत है कि हम उसे देख के नजरअंदाज ना करें और उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो यही ये बता रहे हैं कि बचाव ही मेन रास्ता है और सबसे उपयुक्त है। परिसंचरण बीमारियों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बहुत ज्यादा वसा वाला आहार खाना और साथ ही में शारीरिक मेहनत न करना। यह वैसे तो आमतौर पर शहरों की समस्या है, पर आजकल गांवों में भी कुछ परिवार ऐसा रहन सहन अपनाने लगे हैं। देखिए क्या है कि जो हृदय की सारी अधिकतर बीमारियां होती हैं, हृदय मीन्स अपना पूरा परिसंचरण तंत्र, हृदय अकेला नहीं काम करता है, उसमें बाकी सारी चीजें भी आती है जो वर्क करती है ना। तो धमनियों के अवरोध से ही दिल का दौरा वगैरह ये सारी चीजें होती हैं।
तो अगर हम खाना ऐसा खा रहे हैं जिसके अंदर ऑयल बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर वसा युक्त भोजन बहुत ज्यादा है, और फिर उसको पचाने के लिए भी हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर रही है, मतलब लेथार्जिक लाइफ स्टाइल जो है अगर हम उसे अपना रहे हैं और खाना उस तरीके का खा रहे हैं जिसमें बहुत ही वसा है, बहुत ही उसके अंदर तेल चिकनाई है, और उसको पचा नहीं पा रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी से, तो फिर आपको ये इस तरीके की जो परिसंचरण तंत्र संबंधी बीमारी, मतलब दिल के संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो ऑकर होने लग जाती हैं। तो वैसे तो ये सभी शहरों की बीमारियां, क्योंकि शहरों में लोगों के पास ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता है करने के लिए, मतलब फिजिकल वर्क कम होता है और मेंटल वर्क ज्यादा होता है। बट आजकल तो क्या है, गाँव में भी सेम ही सिचुएशन होती जा रही है। पहले गाँव में इस तरीके के खाने उपलब्ध नहीं होते थे जैसे शहरों में फास्ट फूड वगैरह अवेलेबल है। तो फास्ट फूड क्या है, हैवी वसा वाला कैलोरी डाइट से तो है वो, जो नुकसान करती है बहुत ज्यादा और पचती भी नहीं है हमको, और उसको पचाने के लिए हम कुछ करते भी नहीं है, एफर्ट भी नहीं करते हैं कि चलो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, या ब्रिस्क वॉक ही कर रहे हैं, सुबह दौड़ी लगाने जा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी एक्टिविटी करें कि जिससे हमारी बॉडी चले। हम बॉडी को चलाने के लिए तो कुछ करते ही नहीं है, तो फिर इस तरीके की बीमारियां होना आम बात है। पहले क्या होता था, गाँव में हमेशा सुबह जगना और उसके बाद में एक्सरसाइज करना, ये सब नॉर्मल होता था। और गाँव का जो काम कल्चर है ना, वो इस तरीके का होता था, चाहे कितना भी कोई बहुत अच्छे परिवार से, पर फिर भी उनके घर में इतने काम होते थे कि जो बाकी सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे, और सब लोग थोड़ा थोड़ा काम उस हिसाब से करते थे। पर आजकल क्या है कि गांव में भी इसी तरीके का हो गया है, वहां भी वॉशिंग मशीन्स हैं, वहां भी इन्वर्टर्स हैं, वहां भी ये सारी सहूलियत है कि आप गैस पे खाना बनाइए, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लीजिए। मवेशी वगैरह हमने कम रखे हुए हैं, या रखे हुए हैं तो हमारे पास आ रहे हैं उसके लिए काम करने के लिए लोग बाग। तो क्या होता है कि ना हमारे पास काम कम हो जाता है। जब काम कम हो जाता है, फिजिकल वर्क कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी उन सब चीजों को इतनी मेहनत नहीं करती है कि वो सारी चीजें अधिक वसायुक्त भोजन को पचा पाए। तो आजकल गांव में भी इस तरीके की बीमारियां आने लग गई हैं, और काफी ज्यादा आने लग गई हैं। और औरतों के मुकाबलों में, क्योंकि गांव में कुछ परिवार ऐसा रहन सहन अपनाने लगे हैं, बाहर से खाना पीना लाना। पहले गांव में आपने देखा होगा ना कि हलवाइयों की भी कोई एक आध दुकान होती थी, जो लिमिटेड सोर्स था, होता था कि मिठाई वगैरह का कोई आया गया है या कुछ भी है, किसी के मिलने जा रहे हैं या कोई आ रहा है, तो वो मिठाई वगैरह लेके आते। पर आजकल का जो कल्चर है वो क्या है, खूब ज्यादा स्वीट्स वगैरह खाना, और कई तरीके के हलवाइयों ने भी अपनी वहां पे दुकानों का एकदम से प्रचार प्रसार बढ़ा दिया है, और सब तरीके का जो खाना है वो वहां मौजूद है। वहां पर भी चाट पकौड़े वगैरह ये सारी चीजें जो बाहर के खाने होते हैं, तो लोग वहां पे भी इस तरीके का फूड कंज्यूम करने लगे हैं और इसी तरीके की लाइफ स्टाइल अपनाने लग गए, तो उससे वहां भी ये बीमारियां आ गई हैं। औरतों के मुकाबले आदमियों में ये बीमारियां ज्यादा होती हैं। जहां तक कि जराजन्य और उच्च रक्तचाप की बीमारियों का सवाल है, इनका शुरू में पकड़ जाना ही इनका सही इलाज होना जरूरी है। कि ये जो है हमारी रिमेटॉइड फीवर जो है, ये अगर शुरुआत में पकड़ में आ जाए तो बहुत आसानी से इसका इलाज हो जाता है। पर अगर इसको टाइम हो गया और काफी टाइम तक आप इसको पकड़ नहीं पाए, तो फिर ये क्या है कि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, बीमारी बढ़ जाती है। और इसी ऐसा ही सेम कहा गया है हाई बीपी के बारे में, कि इसको भी शुरू में ही इसका इलाज हो जाना चाहिए। स्वास्थ्यकर्ताओं के रूप में हम सब इन बीमारियों को पकड़ सकते हैं और लोगों को स्वस्थ आहार आदतों के बारे में बता सकते हैं। इस अध्याय में हम हृदय वाहिका तंत्र की कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हृदय वाहिका के बारे में। अभी हमारा क्या इन्होंने रोल बताया है कि भाई आप स्वास्थ्यकर्ता हैं तो लोगों को अवेयर करें इस तरीके की बीमारी के बारे में, उन्हें सही आहार खान पान के बारे में बताएं, सही उनका जो दिनचर्या है उसको फॉलो करें, सही तरीके की डाइट्स वगैरह लें और एक्सरसाइज योगा करें, तो उससे उनको इन बीमारी से बचा जा सकता है। होने ही ना दिया जाए, या फिर हो गई है तो उनको जल्दी से जांच करके उनका इलाज प्रॉपरली करा जाए। रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच करना। दिल और खून की नलियों का शरीर में सब तरफ फैला हुआ बृहद जाल शरीर का रक्त संचरण तंत्र बनाता है। तो हमने पढ़ाई है कि बहुत सारी खून की नलियां होती हैं और उसका एक जाल होता है जो पूरी तरह से बॉडी में फैला होता है, और उसी को हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसी से खून आता जाता है। इन दोनों भागों की बीमारियां अलग अलग होती हैं। अब इनमें दोनों के जो भाग होते हैं उनकी बीमारियां अलग अलग होती हैं। एक अलग तरीके की है और एक अलग तरीके की है, ठीक है। पर इनका आपस में संबंध भी सीधा संबंध भी होता है, आपस में संबंध भी होता है। अरे
संबंध भी होता है। रक्त संचरण तंत्र की जांच में यह क्रम अपनाया जाता है कि नाड़ी, खून का दबाव, शिराओं और दिल की आवाज, पैरों, लिवर, तिल्ली या पेट में सूजन रक्त के बहाव में धीमे होने का सूचक है। कि अगर नाड़ी धीमी चल रही है, रक्त का दबाव, शिराओं और दिल की आवाज, किस तरीके की धड़कन सुनाई दे रही है, पैरों और लीवर, तिल्ली वगैरह में किसी में तो सूजन तो नहीं है, ये सारी चीजें अगर हैं तो हमारा जो रक्त का बहाव है वो धीमा हो गया है। इस बात को वो इंडिकेट कर रहा है। इस आसान जांच से आप ज्यादातर हृदय वाहिका की बीमारियों का पता लगा सकते हो। नाड़ी, ये बहुत पुराने समय से ही नाड़ी की जांच शारीरिक जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। आयुर्वेद में विशेषज्ञ कई एक बीमारियों के निदान के लिए नाड़ी की जांच को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि है ना, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि नाड़ी एक ऐसी चीज है जिससे आप पता लगा सकते हो कि वात, पित्त, कफ क्या चीज बढ़ी हुई है और कौन ये जो चीज बढ़ी हुई है या इम्बैलेंस है या दोनों। आजकल तो मिश्रित तरह के रोग ज्यादा होते हैं, तो कौन सी चीज है तो उसको बैलेंस करने के लिए किस चीज को कंट्रोल करा जाएगा तो कौन सा होगा। तो वो नाड़ी परीक्षण करते हैं, जिसका सबसे अच्छा टाइम सुबह का होता है, खाली पेट तसल्ली से बैठे हुए दोनों पर्सन, जैसे जिसको नाड़ी की जांच करनी है, जिसको नाड़ी की जांच करनी है और जिसको करवानी है, दोनों एक दूसरे के सामने बैठ करके। और ये हमारा हाथ होता है और इस तरीके से ये जो हमारी तीनों फिंगर होती है इनको हम यूज करते हैं। थंब से पीछे सपोर्ट लगाया जाता है और इस तरीके से जैसे आप देख सकते हो ये हाथ मेरे हैं, तीनों फिंगर लगी हुई हैं और हम नाड़ी की जांच करते हैं। और बड़ी ही आसानी से एक एक फिंगर, अलग अलग फिंगर एक एक मतलब वात, पित्त और कफ के बारे में बताती है कि कौन सी नाड़ी कैसे चल रही है। तो तीनों फिंगर से साउंड बड़े आराम से हम पता लगा सकते हैं। तो ये नाड़ी परीक्षण से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों को हम यहीं पकड़ लेते हैं कि ये चीज क्या है। पुराने समय में सिर्फ नाड़ी की जांच के आधार पर बीमारी का निदान कर देने का प्रचलन काफी आम था, क्योंकि हमारे जो वैद्य थे, हकीम थे, वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। मतलब वो केवल एक नाड़ी को देख करके बहुत अच्छे से एक एक चीज बता देते थे कि आपको इस जगह परेशानी है, दर्द है, ये चीज अंदर चल रही है। ये सारी चीज केवल वो नाड़ी देखकर ही बता देते थे और उसका ट्रीटमेंट कर देते थे। परंतु हम नाड़ी की केवल कुछ बुनियादी नियमों के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। नाड़ी की दर, नियमितता, आयतन, दबाव और ये कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। कलाई में स्थित रेडियल नाड़ी, रेडियल धमनी नाड़ी से इन पहलुओं की जांच के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जो रेडियल धमनी होती है उसके ऊपर हम, ये इस साइड पे होती है, इस साइड से हम इसकी जांच करते हैं कि वो जो धड़क रही है उसकी नियमितता, उसकी दर क्या है, उसकी रिदम क्या है, आयतन क्या है, दबाव किस तरीके का है उसमें, ये सारे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नाड़ी की दर, नाड़ी और दिल की धड़कन की दर एक ही होती है। जब हम रेडिकल की दर नाप रहे होते हैं तो हम इसे दिल की काफी दूर से नाप रहे होते हैं और यह ऐसे होती है कि जैसे कि दिल से कोई लहर सी उठ रही हो और दिल से बह करके आ रहा खून नहीं, मतलब एक लहर की तरह फीलिंग होती है। जिस समय नाड़ी बहुत कमजोर होती है उस समय इसकी दर ठीक दिल पर से भी नाप सकते हैं। जब बहुत कम होती है ना, नाड़ी बहुत कमजोर चल रही थी, बहुत धीरे धीरे, तो हम वहां से नाप सकते हैं, बाकी तो हाथ से ही पता चल जाता है। बड़े बच्चों में नाड़ी की सामान्य दर 60 से 80 पर मिनट होती है, यानी कि औसतन दर 70 होती है। तो हम 70 ही लेके चलते हैं हमेशा, 60 से 80 के बीच है, बट 80 तक भी होती है तो ठीक है, और नीचे के हिस्से में 60 तक भी होती है तो भी उसे नॉर्मली मानते हैं। जन्म से पहले बच्चे की नाड़ी की दर इससे दुगनी यानी कि 140 तक होती है। जन्म के समय 100 और उससे थोड़ी ज्यादा होती है, 100 या उससे थोड़ी ज्यादा होती है। लगभग जो छोटे बच्चे होते हैं, जन्मजात शिशु जो होते हैं, उनके लगभग 100, 95, 98 ऐसे ही आता है। कभी कभी 1, 2, 4 ज्यादा भी होते हैं, 105, 106 भी हो सकता है, 10 तक भी हो जाता है। जन्म से पहले बच्चे की नाड़ी की दर इससे दुगनी या 140 तक होती है। जन्म के समय ये 100 या उससे अधिक थोड़ी ज्यादा होती है। दिल के धड़कने की दर 5 से 10 साल के अंतर उतनी ही हो जाती है जितनी कि किसी वयस्क की।
जो 5 से 10 साल तक बच्चा जब 10 साल तक पहुंचता है तब तक उसकी जो दिल की धड़कन होती है वो उतनी ही हो जाती है जैसे कि किसी वयस्क की होती है, मतलब किसी बड़े इंसान की। खिलाड़ियों का दिल थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए उनकी नाड़ी की दर 60 या यहाँ तक कि 50 प्रति मिनट भी होती है। उनका हार्ट स्ट्रांग होता है इसलिए ज्यादा वर्कआउट करते हैं। तेज नाड़ी, कसरत, उत्तेजना, बुखार से नाड़ी की दर तेज हो जाती है, उसकी रिदम जो होती है वो बहुत तेजी से धक 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 ऐसे चलने लग जाती है। अगर इनमें से कोई चीज है, आप दौड़ के आए हो, कोई कसरत करके आए हो, कोई भी एक्सरसाइज की है, या फिर गुस्सा आ रहा है आपको बहुत ज्यादा तेज, या किसी भी तरह बहुत ज्यादा खुश हो, तो एक्साइटेड हो या फिर फीवर हो रहा है, तो भी ये नाड़ी की दर तेज हो जाती है। इन सब परिस्थितियों में दिल की धड़कन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि दिल शरीर को ज्यादा खून पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी खून फेंक रहा होता है बॉडी की तरफ को, इसलिए वो धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि बॉडी को ज्यादा खून की जरूरत पड़ रही होती है उस टाइम पे, और वो खपत को हार्ट पूरी कर रहा है, इसलिए वहां पे धड़कन तेज हो जाती है। निर्जलन और संचरण शौक से भी नाड़ी तेज होने लग जाती है। निर्जलन मतलब वो क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, और किसी तरह का संचरण शौक भी। संचरण शौक तब लगता है जब बहुत अधिक खून या पानी निकल जाने के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। बहुत ज्यादा पानी निकल जाए या फिर खून बहुत ज्यादा बह गया है किसी भी तरीके से, तो इस तरीके का शौक लगता है, तो खून की कमी हो जाती है। तो एट्रोपिन की गोली से भी दिल की धड़कन की दर बढ़ जाती है। ये जो एट्रोपिन की गोली होती है उससे भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। धीमी नाड़ी, कुछ बीमारियों में नाड़ी की दर अपेक्षित 70 प्रति मिनट से कम हो जाती है। यह दिल की गंभीर गड़बड़ी का सूचक होती है, मतलब कम होना भी गंभीर गड़बड़ी का सूचक है। यही नहीं है कि बढ़ रही है तो वो है, बाकी कम होना भी होता है। नाड़ी के आयतन से हमें पता चलता है कि दिल में कितना खून संचरण के लिए उपलब्ध है। कम खून होने से संचरण शौक लग सकता है। अगर किसी को एनीमिया हो रहा है या ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, या किसी भी कारण से कहीं भी कोई ट्रॉमा होने से, कुछ चोट लगने से खून ज्यादा बह गया है, तो संचरण शौक लग सकता है। बड़े आयतन की नाड़ी एनीमिया की निशानी होती है। ज्यादा आयतन की जो नाड़ी होती है एनीमिया की निशानी है कि इसको पेशेंट को एनीमिया हो गया है। नियमितता, हमें कम से कम 1 मिनट के अंदर अंदर किसी भी किस्म की अनियमित धड़कन पर ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ दिल काफी नियमित तरह से धड़कता है। अगर दिल की धड़कन में किसी किस्म की अनियमितता हो तो दिल की बीमारी की निशानी है। कभी कभी ये सिर्फ बहुत ज्यादा चाय या कॉफी लेने से भी हो सकती है, तो वो भी वैसे भी हार्ट के लिए भी नुकसानदेह ही होती है बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना, क्योंकि वो उत्तेजक होते हैं, मतलब उनके अंदर, दोनों के अंदर एक तरह का नशा होता है, निकोटिन है, कैफीन है, तो ये सब जो नशे हैं ये एकदम से बढ़ा देते हैं हमारी नियमितता को। एकदम धड़कन बढ़ने लग जाती है, तेज धक 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 सुनाई देने लग जाती है, या रिदम चेंज होती है उन लोगों की। तो इसलिए आप, जब हम 1 मिनट तक नाड़ी क्यों देखते हैं कि जो रिदम है वो लगातार 1 मिनट तक एक जैसी ही आ रही है। जो हम आपको आवाज सुनाई देगी धक 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 धक, आप जब ध्यान लगा के सुनेंगे ना तो वो आपको एक जैसी रिदम में सुनाई देगी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको दिल की बीमारी है, किसी भी धक 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 ऐसी भी आती है, और किसी की बिल्कुल धीरे धक 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 धक। मतलब ये चेंजेस हैं जो अनियमित है, जिसको आप पकड़ सकते हो नाड़ी के द्वारा ही, उसकी नियमितता से कि किस तरीके की रिदम चल रही है। उच्च रक्तचाप, प्रसंकुचन रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के संकेत अक्सर यह पता ही नहीं चल पाता है कि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की शिकायत है। मतलब ये नॉर्मली नहीं पता चलता है, बट बहुत सारे मामलों में पता भी चलने लग जाता है, जैसे पैरों में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है, घबराहट हो रही है, इस तरीके की चीजें हैं। यह चुपचाप मृत्यु प्रदान करने वाली बीमारी है, और इसके असर काफी देरी से सामने आते हैं। शुरुआत में तो नहीं पता चलते, और शुरुआत में जो छोटे छोटे हल्के लक्षण भी आते हैं ना, तो उनको हम इग्नोर भी कर देते हैं कि ठीक है, हाँ ज्यादा कुछ होगा नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे करके छोड़ देते हैं। और जब ये सामने आते हैं तो दिल, गुर्दे, दिमाग, आंख के रेटिना आदि तक को काफी नुकसान हो चुका होता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि हार्ट भी काफी हद तक के खराब हो चुका होता है, आपकी किडनी है, आपका दिमाग है, आंखें हैं, रेटिना है, ये सारी चीजें उस टाइम तक बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंच चुका होता है। दिमाग में रक्त स्राव से लकवा मार जाना, मतलब बताया था ना मैंने, जो स्ट्रोक होता है,
दिल का दौरा पड़ना, गुर्दे का फेल हो जाना, देखने में कई समस्याएं आना, इसके गंभीर असर है हाई ब्लड प्रेशर के। कुछ लोगों में उच्च रक्तचाप से नीचे दिए गए लक्षण दिखाई देते हैं। सिर में दर्द होना, बेहोश होना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना या आंखों के सामने चिंगारियां सी निकलती हुई दिखाई देना, दिल की धड़कन जो धड़कन है वो, छाती में बेचैनी, अचानक पसीना आना। 40 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से उच्च रक्तचाप की जांच करते रहें। तो जब आपकी एज बढ़ रही है तो आपको हमेशा मॉनिटराइज करते रहना चाहिए कि अब आपकी कंडीशन क्या है, क्या आप एकदम नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं, और आपका हाई जो हार्ट है वो सही है, कि आपका ब्लड प्रेशर सही चल रहा है, हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है। इन सब के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए। ऊपर दिए गए कारणों से यह जरूरी है कि रक्तचाप की नियमित जानकारी हो। अगर इस तरह के कोई कारण हो रहे हैं ना तो हमेशा जांच करते रहना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों में नाड़ी से ही उच्च रक्तचाप का पता चल जाता है, नाड़ी से बहुत अच्छे से पता चल जाता है, परंतु इसने मापने से ही इसकी सही जांच हो सकती है। एकदम एक्यूरेट आप नहीं बता सकते हो नाड़ी जांच से, पर पता चल जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसको नापते रहना चाहिए ताकि सही जांच हो सके, और इन सभी लोगों में इसकी नियमित जांच करना जरूरी है जिनमें इनका खतरा हो। 40 साल की उम्र के बाद सभी लोगों में, उन लोगों में जिनमें परिवारों में उच्च रक्तचाप का इतिहास रहा है, जिनके भी घर में हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की किसी भी तरीके की डिजीज का हिस्ट्री हो ना, तो उनको तो बहुत अवेयर रहना चाहिए और हमेशा टेस्ट कराते रहना चाहिए। और उन लोगों में जिनमें ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई भी हो, हर 6 महीने में रक्तचाप की जांच जरूरी होती है। हर 6 महीने में करते रहना चाहिए, पर 6 महीने एक लंबा टाइम हो जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर लेना चाहिए। इलाज, इस इलाज के बारे में सिर्फ डॉक्टर ही फैसला कर सकते हैं कि क्या इलाज होना है। इस पर निर्भर करता है कि रक्तचाप कितना ज्यादा है, अंगों को कितना नुकसान हो रहा है, उम्र कितनी है आदि। यह चिरकारी बीमारी है, इसलिए इसकी दवाइयां और इलाज भी जिंदगी भर चलते हैं। मतलब लंबी बीमारियां हैं तो जिंदगी भर इनका इलाज चल सकता है। कुछ बुनियादी सिद्धांत नीचे दिए गए हैं, पढ़ते हैं हम उन बुनियादी सिद्धांतों को कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो उसके अंदर है कि नमक कम खाएं आप। तो नमक के बारे में क्यों कम खाना है यार, ये बता देती हूँ मैं। खाने में नमक कम या बंद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नमक से रक्त दाब बढ़ता है। रोगी को अपने खाने में बिल्कुल और नमक नहीं डालना चाहिए, और असल में बेहतर तो यह है कि बिना नमक का खाना खाया जाए। पर नहीं खा पाते हैं बिना नमक का खाना, तो उसे बहुत कम कर दें, या सेंधा नमक वो भी कम क्वांटिटी में यूज करें। ठीक है। वजन कम करना, अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसकी तरफ आप ध्यान दो कि वेट आपको कम करना चाहिए। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जितना ज्यादा शरीर का वजन होता है रक्तचाप भी उतना ही ज्यादा होता जाता है। मोटे लोगों को अपना वजन और चर्बी कम करने की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति का वजन अपनी उम्र और लिंग के लिए मानक वजन से 10% ज्यादा है तो वह वजन ज्यादा में आएगा। आवाज आ रही है मेरी? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? जी मैम, आ रही है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का वजन अपनी उम्र और लिंग के लिए मानक वजन से 10% ज्यादा है तो वह वजन ज्यादा में आएगा, ओबेसिटी के मतलब ज्यादा वेट के अंदर आ जाएगा। और ज्यादातर वजन नापने के पैमानों पर आपको वजन संबंधित चार्ट मिल जाएंगे कि किस हाइट पे क्या वेट होना चाहिए, ये मिल जाएगा। तो कि जो आपकी हाइट है उसके लिए आइडियल वेट क्या है, उसके हिसाब से नापे वजन। ये नहीं कि हाइट और वेट को आप देखे नहीं और कि नहीं इतना वजन ये तो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो हाइट है उसके हिसाब से आइडियल वेट चेक किया जाता है कि आइडियल वेट इस वाली हाइट के लिए क्या रहेगा। एक अन्य आसान फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स। शरीर के भार को लंबाई के वर्ग से भाग देने पे बॉडी मास इंडेक्स मिलता है। उदाहरण के लिए अगर शरीर का भाग 65 किलो है और लंबाई 165 मीटर है तो बॉडी मास इंडेक्स होगा 2315। ये बॉडी मास इंडेक्स सामान्य है। 20 से 25 के बीच बॉडी मास इंडेक्स सामान्य होता है। 23.15 होगा। ठीक है, सामान्य होगा 20 से 25।
ठीक है। अगर बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर है तो ये मोटापा है, तो मोटापे के अंदर आ जाते हैं। ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं ना, ओबेसिटी के अंदर आ जाता है वो। ये बॉडी मास इंडेक्स 30 और 35 के बीच होने का मतलब है कि वजन ज्यादा हो रहा है आपका, ओबेसिटी की तरफ आप जा रहे हो। आजकल तो इसके बने बनाए आते हैं और बहुत सारे ऐसी मशीन्स भी आती हैं जिससे आप BMI, BMR, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब चीजें निकाल सकते हो। कसरत, हल्की कसरत जैसे चलना कई तरह के लिए मददगार होती है, जिससे शरीर की कैलोरीज जलती हैं और मानसिक तनाव कम होता है और दिल मजबूत होता है। ये जो पैदल चलना है ना, टहलना, तेज कदमों से जो टहलना होता है, वो बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक होता है। मैं अधिकतर बताती हूँ कि ब्रिस्क वॉक, तो उसका यही मतलब है कि आप जब चलोगे तो वो हल्की कसरत के अंदर आता है और वो बहुत ज्यादा काम करता है, कैलोरीज भी अच्छी बर्न होती है उससे और वेट पे भी कंट्रोल रहता है। और ब्लड प्रेशर पे भी काम करता है, डायबिटीज पे भी काम करता है, इन सारी चीजों पे काम करता है ये। रक्तदाब कम करने के लिए दवाइयां, डॉक्टर सही दवाइयों का चुनाव करेंगे और रोगी को रोज नियमित रूप से दवाई लेने की सलाह देंगे। कुछ दवाइयों की कई प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि लेटे से उठने में रक्तदाब का अचानक कम हो जाना और अक्सर बेहोशी सी हो जाती है, मतलब चक्कर सा आने लग जाता है एकदम से, जैसे लेट करके बैठ रहे हैं तो डिजीनेस वाली फीलिंग होती है। रोगी को सलाह दे के वे उठने के बाद 5 मिनट के लिए बैठे रहें और उसके बाद ही कुछ और करें। तो ये तो वैसे भी नॉर्मली होना ही चाहिए कि आप जब जग गए हैं तो थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहें, फिर उसके बाद आप आराम से धीरे से करवट से उठें और कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए, कुछ 2-4 मिनट के लिए बैठ करके फिर आराम से खड़े हों और फिर आप चलना चालू करें। ये नहीं कि जैसे ही उठे और जैसे ही जगह वैसे उठ करके और एकदम से भागना दौड़ना चालू किया, तो उससे परेशानी आती है। वैसे भी बॉडी में एकदम से जो ब्लड सप्लाई है उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है। उच्च रक्तचाप, रक्तदाब से गंभीर खतरे की स्थिति, अगर गंभीर उच्च दाब की स्थिति हो जिसके जैसे लक्षण ऊपर दिए गए हैं, तो उसके लिए नेफेडिपामाइन की 5 मिलीग्राम की दवा से इलाज करें। इस दवा को पीसकर जीभ के नीचे रखें और रक्तचाप काफी कम हो जाएगा। यही दवा मुंह से खाने पर भी इसका असर धीरे धीरे होता है और इलाज के लिए तुरंत रोगी को डॉक्टर के पास लेके जाएं। निम्न रक्तचाप, अब निम्न रक्तचाप क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। यह दाब है जिसकी धमनी और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है तो मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते, जिससे ये इंद्रियां सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती हैं और यह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है ना, प्रवाह कम हो जाता है और इन सब जगहों में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते और जिससे क्या होती है कि सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती हैं और क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उच्च रक्तचाप के विपरीत निम्न रक्तचाप के मूलतः लक्षण और संकेत से होती है, न कि विशिष्ट दाब संख्या से। आप इसके दाब संख्या से पता नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत धीरे होता है, पर आप उसको है ना उसकी पहचान उसके लक्षण और संकेतों से हो जाती है। किसी किसी का रक्तचाप 60/50 होता है, लेकिन उससे निम्न रक्तचाप में कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए निम्न रक्तचाप नहीं होता है। तथापि ऐसे व्यक्तियों का जिनका रक्तचाप उच्च है और उसका रक्तचाप 100/60 तक गिर जाता है, तो उनमें निम्न रक्तचाप के लक्षण दिखाई देने लगे। जिनका हाई है और 100/60 होकर उनका हो जाए तो उनके अंदर क्या होगा? लो BP के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि उनका तो हाई रहता था, तो उनके लिए जैसे ही ये इस लेवल पे आता है वो उनके लिए लो हो जाता है। यदि किसी को निम्न रक्तचाप के कारण चक्कर आता है या मितली आती है तो खड़े होने पर बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो उसे ऑर्थोस्टैटिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। खड़े होने पर निम्न दाब के कारण होने वाले प्रभाव को सामान्य व्यक्ति शीघ्र ही काबू में कर लेता है, लेकिन जब पर्याप्त रक्तचाप के कारण चक्रीय धमनी में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो व्यक्ति के सीने में दर्द हो सकता है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। चक्रीय धमनी, कोरोनरी आर्टरी यानी वह धमनी जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है, कोरोनरी आर्टरी होती है ये। ठीक है ना। आघात क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जिससे जीवन का खतरा हो सकता है। निम्न रक्तचाप की स्थिति में गुर्दे, फेफड़े तथा मस्तिष्क तेजी से खराब होने लग जाते हैं। निम्न रक्तचाप जिनके लो ब्लड प्रेशर होता है उनमें बहुत तेजी से खराब होते हैं और थकान की वजह से चक्कर आता है, अचानक से धुंधला दिखाई देना, लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप के कारण हो सकता है। और बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये लक्षण देखने को मिलता है कि उनको चक्कर आ रहे हैं या उनको दिखाई नहीं दे रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है या ब्लैंक हो गया, सारा काला दिखाई देने लग गया।
इसलिए ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करने की जगह सतर्क होना जरूरी है। यह एक चिकित्सकीय स्थिति है जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन कहा जाता है। लो ब्लड प्रेशर की समस्या के दौरान धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने लग जाता है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाए, जिस कारण से शरीर के महत्वपूर्ण अंग खासकर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते। जब ब्लड का प्रेशर ही एकदम लो हो गया, प्रवाह बहुत कम हो गया, तो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आपका जो ऑक्सीजन है और पौष्टिक पदार्थ है। वो खून के माध्यम से तो पहुंचते हैं, रक्त के परिसंचरण तंत्र से ये सारी चीजें वहां पहुंचती हैं। जब वो नहीं पहुंच पा रही हैं तो फिर गंभीर रूप से उनमें क्षति हो जाती है। नॉर्मल बीपी 90/60 होता है से लेकर के 120/80 के बीच रहता है, लेकिन निम्न रक्तचाप व लो बीपी अचानक इसके लक्षण के और संकेत से हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का बीपी 90/60 से कम रहता है, लेकिन उनमें निम्न रक्तचाप के लक्षण नहीं होते हैं। हाँ, अगर किसी को निम्न रक्तचाप के कारण चक्कर आते हैं या कहीं और कोई और लक्षण नजर आता है तो सावधान होने की जरूरत है। कारण निम्न रक्तचाप की समस्या के पीछे कई कारण होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से मानसिक तनाव, असुरक्षा का भाव, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। देख रहे हो अब कि पानी में की कमी बॉडी में कितना ज्यादा नुकसान देती है, कितनी बीमारियों के अंदर आ गया डिहाइड्रेशन, है ना। इसलिए पानी की कमी को पूरा रखना चाहिए, अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, जो कि रक्त की मात्रा को कम कर देता है। और जरूरत से ज्यादा रक्तदान, आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, गहरी चोट जिससे ज्यादा रक्त बह गया हो, गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप की दवा, अवसाद की दवा, डिप्रेशन वगैरह की दवा भी क्या करती हैं, लो बीपी लेकर आ जाती हैं। हृदय संबंधी रोग, संक्रमण, एलर्जी, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन रोग अगर है तो उनमें भी लो ब्लड प्रेशर उनका एक कारण होता है, उनके कारण भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। लक्षण क्या है अब इसमें हम पढ़ते हैं। निम्न रक्तचाप होने पर शरीर में कई तरह के संकेत मिलते हैं, जैसे कि साथ ही कई लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इनमें बैठने या लेटने पर सर का चकराना, कमजोरी महसूस होना, आंखों के आगे धुंधलापन, थकान, बेहोशी, चक्कर आना, सीने में दर्द, सांस लेने में समस्या, अनियमित हृदय गति या 101 फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार होना, सिर दर्द होना, गर्दन का आकड़ना, पीठ के ऊपर हिस्से में तेजी से दर्द, खांसी के साथ थूक आना, दस्त, उल्टी और एलर्जी आदि शामिल है इसके अंदर। इन सब तरीके के जो भी सिम्टम्स है, अगर इनमें से ज्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या कुछ भी सिम्टम अगर दिखाई देते हैं, मतलब 2-3 सिम्टम भी अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये सब उसके लक्षण हो सकते हैं। ये नहीं कि सारे ही एक साथ होंगे तभी है, कुछ लक्षणों से भी हमें अवेयर हो जाना चाहिए। इलाज अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति का इलाज का रक्तचाप सामान्य से कुछ कम है और उनमें निम्न रक्तचाप के लक्षण भी नजर ना आए तो उसे उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। अगर निम्न रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति की बात करें तो उसका उपचार कारण व लक्षणों पर निर्भर करता है। यहाँ हम कुछ सामान्य उपचार बता रहे हैं। जब बैठने और लेटने में रक्तचाप में गिरावट के लक्षण नजर आए तो फिर पैरों को हृदय के स्तर से ऊपर उठा रखकर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आप लेट रहे हो तो पैर के नीचे थोड़ा सा ऊंचा सा एक तकिया रख लीजिए या किसी भी कपड़े को गोल मोड़ करके आप जैसे तौलिया होती है मोटी वाली, उसको गोल मोड़ करके और पैर के नीचे लगा लीजिए और हार्ट से थोड़ा ऊंचा उसको रख लीजिए, तो पैर थोड़े ऊंचे हो गए और हमारी बॉडी थोड़ी नीचे हो गई तो आराम से ब्लड फ्लो वापस से आ जाता है, तो उससे इसमें आराम मिलता है। वहीं अगर सदमे के कारण गंभीर रूप से अगर इसमें रक्तचाप में गिरावट आई है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर कोई भी इस तरीके का आपको शॉक लगा है बॉडी में तो ये मेडिकल इमरजेंसी, इसके लिए आपको फटाफट भागना चाहिए। ऐसे में निडल के जरिए आईवी रक्त दिया जा सकता है, मतलब आईवी लगा देते हैं और उससे खून चढ़ाना पड़ सकता है। रक्तचाप को सामान्य करने के लिए, हृदय को मजबूत करने के लिए दवाएं भी दी जाती हैं और अगर एकदम से खड़े होने पर रक्तचाप कम होता है तो डॉक्टर अधिक तरल पदार्थ लेने की सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लो। अगर किसी दवा की वजह से ऐसा हो रहा हो तो डॉक्टर दवाई को बदल देते हैं। इसके अलावा कंप्रेस स्टॉकिंग को पहना जा सकता है जिससे कि पैरों में रक्त जमा नहीं होता है, ठीक है ना, ये भी जरूरी होता है, अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। ठीक है, अब इसके हैं, इसके बाद में आते हैं हम इसके बचाव पर। अब आज का क्वेश्चन लिख लो पहले, सभी लोग तैयार हैं?
हृदय रोग क्या है और क्यों होते हैं, ये जो हमने पहले पढ़ा टॉपिक अपना। हृदय रोग क्या है, क्यों होते हैं, ठीक है। रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप में डिफरेंस लिखिए। अब जो आप उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के अंदर डिफरेंस लिखोगे तो उसमें आप सब कुछ लिखोगे कि इसमें संकेत क्या है, इसके अंदर लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है। इस हिसाब से पूरी टेबल बनाना, उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप, उसके हिसाब से उनको सारे पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना, ठीक है ना, कि इसमें ये लक्षण होते हैं, इसके अंदर ये लक्षण होता है, इसके अंदर ये संकेत मिलते हैं, इसमें ये संकेत मिलते हैं, इसमें हम ये दवाई दे सकते हैं, इसमें हम ये दवाई दे सकते हैं, इसमें हम जो इलाज का ये तरीका है, इसमें इलाज का ये तरीका है, इसमें कितनी धड़कन रहती है, कितना नॉर्मल है, कितना ये है, इसमें क्या हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस वगैरह, सारा उस डिफरेंस के अंदर आपको कवर करना है, ठीक है। निम्न रक्तचाप के अंदर, दोनों के अंदर, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन है। अब इसका बचाव क्या है, ये सारी चीजें लिखनी है हमें इसके अंदर, है ना। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप का जब आप डिफरेंस लिखोगे तो सब तरीके से उसको डिफरेंस को शो करना है, काफी बड़ा होगा ये, पर टेबल वाइज ही करना है इसको। निम्न रक्तचाप पर लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए कुछ टिप्स को अपनाया जा सकता है, जैसे कि पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन, पैरों को क्रॉस करके सीधे बैठना, जांग तक को कवर करने वाली कंप्रेशर स्टॉकिंग को पहनना, सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोना, साथ ही अपने आहार में नमक की मात्रा को सामान्य रखना, फलों का सेवन करें, शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें, और नियमित रूप से व्यायाम व योग करने की सलाह भी डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। ये तो सबसे ही ज्यादा जरूरी है, ये उच्च रक्तचाप में भी है, निम्न रक्तचाप में भी है, कि आप अपना आहार सही रखें, शराब और धूम्रपान से बचें और नियमित रूप से योग और व्यायाम को फॉलो करें। अब आता है हमारा रूमेटिक ज्वर, ये क्या है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। रूमेटिक ज्वर क्या है, लक्षण, कारण और इसके निवारण, रोकथाम वगैरह जो भी है, इसका उपचार और रोकथाम इसकी क्या है वो लिखना है। पहचान, उपचार और रोकथाम लिखिए। रूमेटाइड फीवर क्या है, ठीक है, इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका पहचान, उपचार और रोकथाम बताइए। इसकी पहचान, उपचार और रोकथाम बताइए। लिख लिया सब लोगों ने, लिख लिया, स्टार्ट करें। रूमेटिक ज्वर मैम क्या बोल रहे थे, समझ में नहीं आया थोड़ा सा। मैंने क्वेश्चन बोला, रूमेटिक ज्वर क्या है, रूमेटाइड फीवर क्या है, इसके लक्षण लिखिए, इसके लक्षण, पहचान, उपचार और रोकथाम लिखिए या बताइए। ठीक है, आ गया, मैं स्टार्ट करूं आगे। जी मैम। रूमेटिक ज्वर, आमवाद ज्वर भी बोलते हैं इसको। रूमेटरी हृदय रोग की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हृदय का वाल्व जैसी संरचना, इसमें हृदय के वाल्व जैसी संरचना जो खून के पीछे बहने से रोकती है, यह एक बीमारी की प्रक्रिया से क्षतिग्रस्त हो जाता है। जो ढक्कन होता है, उसका जो वाल्व होता है जो पीछे की तरफ बहने से रोकता है, वो किसी भी बीमारी की प्रक्रिया से क्षतिग्रस्त हो गया। और यह प्रक्रिया स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण गले के संक्रमण से शुरू होती है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह गले का संक्रमण रूमेटिक फीवर के अंदर चेंज हो जाता है और बार बार रूमेटिक बुखार से ही रूमेटिक हृदय रोग विकसित हो जाते हैं।
अगर एक बार आया और आपने उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया, दोबारा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। बट अगर वो बार बार रिपीटेडली और कंटिन्यूसली आ रहा है तो वो आपको रिमेटॉइड फीवर के अंदर चेंज हो जाएगा, रिमेटॉइड हृदय रोग के अंदर उसके वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, गले के संक्रमण से होता है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। ठीक है, और ये गले के संक्रमण से स्टार्ट होता है। बार बार रूमेटिक बुखार से ही रूमेटिक हृदय रोग विकसित होता है। रूमेटिक बुखार एक सूजन वाली बीमारी जो शरीर के खास कर हृदय, जोड़ों, मस्तिष्क और त्वचा को जोड़ने वाले ऊतकों को प्रभावित करती है। कितनी चीजें प्रभावित होती है इसके अंदर? हृदय, जोड़, हमारे जितने भी जोड़ हैं वो, मस्तिष्क और त्वचा को जोड़ने वाले ऊतकों को प्रभावित करती है। जब रूमेटिक बुखार हृदय को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करता है तो उस अवस्था को रूमेटिक हृदय रोग कहा जाता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज जो बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं। हर उम्र के लोग गंभीर रूमेटिक बुखार से पीड़ित हो सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है कि किस उम्र के व्यक्ति को ज्यादा हो सकता है, बच्चे को, बूढ़े को या जवान को, ये किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर ये 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में अधिक दिखाई देता है। जो इसकी बहुत ज्यादा लक्षण इसके दिखाई देते हैं या बीमारी जहां ज्यादा शो होती है वो इसमें होती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये बच्चों में थोड़ा ज्यादा फैलता है। लक्षण क्या क्या है इसके? बुखार आना, सूजे हुए मुलायम लाल और दर्दयुक्त जोड़ के रेड होकर के एकदम स्पंजी से मुलायम हो जाते हैं जोड़, और उनमें दर्द रहता है बहुत ज्यादा, रेड का दर्द उसके ऊपर दिखाई देता है। खासकर घुटना, टखना, कोहनी, कलाई और सूजे हुए जोड़ों पर उभार या गांठ। जैसे कि ये जोड़ है, ये रेड हो गया, सूज गया और थोड़ा स्पंजी सा हो गया, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें पेन है बहुत ज्यादा। और क्या है, इन सूजे हुए जोड़ों के साथ में उसमें गांठ भी है, तो वो क्या हुआ? रूमेटाइड का एक लक्षण है इसके अंदर। हाथ, पैर या चेहरे की मांसपेशियों का अनियंत्रित गतिविधि, मतलब उसकी अनियंत्रित है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की गतिविधि। कमजोरी और सांस फूलना इसके मेन लक्षण है। वाल्व का क्षतिग्रस्त होना, हृदय का एक क्षतिग्रस्त वाल्व या तो पूरी तरह बंद नहीं हो पाता या पूरी तरह खुल नहीं पाता। पहली स्थिति को चिकित्सीय भाषा में इंसिफिसिएसी और दूसरी स्थिति को स्टेनोसिस कहते हैं। पूरी तरह बंद न होने वाले हृदय के वाल्व में खून हृदय की उसी कक्ष में वापस चला जाता है। अगर वाल्व बंद नहीं हुआ तो क्या होता है कि वापस खून वहीं चला गया, जैसे आगे को धक्का मारते हैं ना तो वाल्व वहीं रोक देता है उसको और आगे को बढ़ता रहता है खून। अब इसमें क्या है कि वो वाल्व तो काम किया नहीं प्रॉपरली, तो वो वापस पीछे लौट के उसी कक्ष में वापस आता है। जो चैम्बर्स होते हैं ना, हार्ट के चैम्बर्स होते हैं ना 4, हमने पढ़े थे, तो उस चैम्बर में वापस लौट के आ जाता है और जहां से उसे पंप किया जाता है वो वापस वही लौट के आ जाता है। और इसे रीगर्टेशन या लीकेज कहते हैं। मतलब इसे लीकेज ही है एक तरह से, क्योंकि जो गया वो वापस लौट करके उधर आ गया। हृदय की अगली धड़कन के साथ खून वाल्व से पार होकर सामान्य रूप से बहने वाले खून में मिल जाता है और अगली धड़कन के साथ वापस उसके अंदर मिलता जाता है। हृदय से गुजरने वाले खून की अतिरिक्त मात्रा हृदय की मांसपेशियों पर अतिरिक्त बोझ डालती है। अब ये तो अधिक हो गया खून कि पहले तो गया नहीं, अब वापस आया, अंदर जाया, फिर जब वो दोबारा के साथ में उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ गई, एक्स्ट्रा हो गया, तो वो वहां पे जब एक्स्ट्रा हो गया तो क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा दबाव डाल रहा है और अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उस मांसपेशी के ऊपर, हृदय की मांसपेशी के ऊपर। जब हृदय का वाल्व पूरी तरह से नहीं खुलता है तो हृदय को खून सामान्य से कम अधिक मात्रा में पंप करनी पड़ती है। जब पूरा खुल नहीं रहा है तो ज्यादा पंप करना पड़ता है ताकि वो संकरे रास्ते से पर्याप्त खून जाए हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि उसे तो खून पूरा पहुंचाना ही है। तो हार्ट क्या करेगा, ज्यादा पंप करेगा ब्लड के, ज्यादा जाए। तो सामान्य तौर पर इसके कोई लक्षण तो नहीं दिखाई देता जब तक कि रास्ता अत्यंत सकरा ना हो जाए, ठीक है, जो कम खुलने वाला है उसके अंदर। पहचान और उपचार क्या है इसका? छाती के एक्सरे और ईसीजी 2 ऐसी सामान्य जांच हैं जिनसे पता चलता है कि हृदय प्रभावित हुआ है कि नहीं है। एक्सरे और ईसीजी करने से पता चल जाता है कि कितना इसके अंदर डैमेज हुआ है और किस लेवल तक है। चिकित्सक इसका उपचार मरीज की सामान्य स्वास्थ्य, चिकित्सकीय इतिहास और बीमारी की गंभीरता के आधार पर तय करते हैं, क्योंकि जो रूमेटाइड बुखार है हृदय रोग का कारण है। इसलिए इसका सर्वोत्तम उपचार रूमेटाइड बुखार के बार बार होने से रोकना है, कि बार बार ये ना हो। इसलिए इसका जो मेन उपचार है वो उसी के ऊपर केंद्रित रहता है कि ये होना नहीं चाहिए बार बार। जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा ही नहीं, तो संक्रमण होगा ही नहीं, तो फिर आप उस बुखार को रोक सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों से
उसको बचाव करना और इस इन्फेक्शन को होने से रोकना ही इसका मेन उपचार है, क्योंकि अगर नहीं रोका गया और बार बार हुआ तो ये हृदय रोग को बढ़ा देता है, रूमेटाइड हृदय रोग को, है ना। रोकथाम क्या है इसकी? रूमेटाइड हृदय रोग को रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय रूमेटिक बुखार को रोकना है। गले के संक्रमण से तत्काल और समुचित उपचार के द्वारा इसे रोका जा सकता है, कि जैसे ही गले का संक्रमण हुआ तो तुरंत उसका समुचित उपचार किया जाए, टाइम से किया जाए, तो आप इसको रोक सकते हो। यदि रूमेटिक बुखार हो और लगातार एंटीबायोटिक उपचार के से इसके दोबारा आक्रमण को रोका जा सकता है। बार बार बुखार हो रहा है तो उसको एंटीबायोटिक का अच्छा सा डोज देकर के उसको रोका जा सकता है दोबारा आने से। ये है हमारा रूमेटॉइड फीवर जो हमने आज कंप्लीट कर लिया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दे दिए आज आपको मैंने, ठीक है। मंडे तक आ जाने चाहिए दोनों, कल तक नहीं, मंडे तक, ठीक है ना। पाचन संस्थान से संबंधित रोग, पौष्टिक वर्ण, अल्सर, ये सब हम कल पढ़ेंगे अब, ठीक है, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है। तो इन सब के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। पढ़ के आना आप सब इनको। कुछ पूछना है आपको? मैम तो मुझे पूछना था मैम, अभी जितने क्वेश्चन मैम अभी जितने से क्वेश्चन हमें मिल रहा है, हम आंसर लिख रहे हैं, एग्जाम में आए तो फिर लिखना पड़ेगा मैम? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा। ये तो हमारे ये तो प्रैक्टिस हो रही है आपकी, और ये कह लीजिए आपका रिवीजन भी हो रहा है। एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन ही बना के इसलिए दे रही हूँ मैं आपको, है ना। तो आपका वो बढ़िया हो रहा है। आपके इस सब्जेक्ट का तो रिवीजन पूरा हो गया साथ साथ, तो जो बाकी रिवीजन कराऊंगी मैं बाकी के सब्जेक्टों को कराऊंगी, अब इसका नहीं कराऊंगी मैं अलग से। यहाँ तो मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन देती जा रही हूँ, काम होता जा रहा है आपका। अब इनको याद करना आपका काम है कि जब एग्जाम आएगा तो आपके पास पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जिनमें से आने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको देती जाती हूँ। कुछ चीज छूट जाएगी तो वो फिर भी पढ़नी तो है ही आपको, तो आप पढ़ेंगे तो आप पूरा ही कोर्स जब रिवीजन करेंगे, आपका एग्जाम होगा तो पढ़ना तो सभी कुछ है, फिर एग्जाम में लिखना भी है, बिना लिखे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मैम जब पढ़ते हैं तो याद रहता है, 1 महीने बाद फिर भूल जाते हैं। नहीं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्या है ना कि आप उसको वीडियो को वापस देख लो, फिर उसको उसके साथ में पढ़ लो, बस फिर तो याद ही हो जाएगा, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जब आप एग्जाम का टाइम आएगा तब आप क्या है ना कि जो आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं आप एक कॉपी के अंदर लिखो, बस आप उसको रिवाइज मार लेना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत इजी कर दिया मैंने आप लोगों का काम, कि आपके पास सारे नोट्स तैयार हैं, क्योंकि सब लोग नोट्स भी नहीं बनाते, कुछ लोग बनाते कुछ नहीं बनाते, कुछ लोग हैं ही नहीं तो वो बनाएंगे क्या। तो ये है कि आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ है, और फिर आपके खुद के नोट्स जो लोग बना रहे हो वो बहुत बेटर है, क्योंकि जब आप खोलोगे तो आपके स्वयं के नोट्स हैं, आपको पता है कि आपने किस चीज में क्या लिखा है, क्या चीज मेन है, अंडरलाइन करवाई गई है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज है, इसमें आ सकता है, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। और जैसे ही होमवर्क का क्वेश्चन का नंबर आया, अनु ने तो लेफ्ट कर दिया कि कहीं मैं उससे पूछ न लूं कि उसने काम क्यों नहीं भेजा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो करेंगे उनका उनके लिए बेनिफिशियल है, मार्क्स भी मिलेंगे भाई, असाइनमेंट्स हैं ये आपके, होमवर्क है, इनका भी एक्स्ट्रा रहता ही है। जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। प्रतिमा जी करवा दीजिए शांति पाठ, कल मिलते हैं फिर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, नमस्ते। कल मिलते हैं, पढ़ के आइएगा, ठीक है, और मंडे तक भेज दीजिएगा।